बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 4 इक़्सास सुन चुके हैं और अब किस नंबर 5 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसे घर लाने से पहले कुछ तो सोचा होता मरियम तुमने, लोग बातें बनाएंगे। ये बेटा है मेरा, मरियम ने अकड़ कर जवाब दिया। मुझे नहीं परवाह लोगों की बातों की। हाँ, लोग बातें बनाए या ना बनाए, लेकिन मासी तो जरूर बनाएगी, रजिया ने रहमत बीबी को घूरते हुए कहा। मासी, तुम्हारी यही बातें तो किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए समझदार लोगों ने अपने घरों में तुम्हारा आना जाना बंद ही कर दिया है। किसी के घर में जाती है मेरी जूती, रहमत बीबी ने कहा। ये तो मेरी बहन का घर है, मैं आऊंगी 100 बार आऊंगी, तू कौन है मुझे रोकने वाली? तुम्हें किसी ने नहीं रोका है मासी, लेकिन बस बस रहने दे। रहमत बीबी ने उसकी बात काट दी। मुझे भी चाय बना के दे, मैं तेरी माँ से एक जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे पता है मासी, तुमने अम्मा से क्या बात जरूरी करनी है, रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लाई होगी किसी तांगे वाले के बेटे का रिश्ता और उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दोगी तुम। अरे तुमको अपने घर जाना है या सारी उम्र अम्मा के घुटनों से लगी बैठी रहोगी? रहमत बीबी ने उसे घूरा। जब भी कोई रिश्ता लेकर आती हूँ इनकार कर देती है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ और सारी जिंदगी पढ़ती ही रहेगी क्या? इरादा तो कुछ ऐसा ही है, रजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चाय का एक और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। शार किसी दौरान खामोश बैठा रहा। रहमत बीबी चाय पीकर मरियम से जरूरी बात किए बगैर चली गई और उसके थोड़ी देर बाद ही पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि शफात का बेटा जेल से रिहा होकर आ गया है। उस वक्त किसी ने शार को मासूम और बेगुनाह नहीं समझा था और अब 10 साल बाद उससे इज़हार हमदर्दी कर रहे थे। शार खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहा। उसी शाम शार्क मरियम के साथ बाटी चौक वाली दुकान पर पहुंच गया। वहां पान सिगरेट की दुकान खुली हुई थी। हस्बे मामूल बाटी के मंजले सफेद उजले कपड़े पहने, मुंह में पान की गुलोरी दबाए और सिगरेट की कच लगाते हुए इधर उधर खड़े गप्पे हाँक रहे थे। बाल नौजवानों ने गले में मोतिये के हार भी पहन रखे थे। हार बेचने वाला भी लकड़ी की एक डंडी में लातादाद हार सजाए आवाजें लगाता हुआ आस पास ही घूम रहा था। दुकान के सामने भी मंचले लड़के खड़े हुए थे। मरियम को देखकर वो लोग एक तरफ हट गए क्योंकि वो इसे कोई गाहक ही समझे थे जो उनके ख्याल में पान लेने आई थी। शार्क गहरी नजरों से उसको देख रहा था। दुकान खासी बड़ी थी, लेकिन आगे के हिस्से में रैक्स बनाकर उसे मुख्तसर कर लिया गया था। शीशे के स्लाइडिंग डोर वाले रैक्स में सिगरेटों के पैकेट सजे हुए थे। दुकान के मालिक की उम्र 30-32 साल रही होगी। छोटी दाढ़ी और सर पर दागे की बनी हुई सफेद टोपी थी। चेहरे से वो बड़ा शरीफ और मुहज्जब लगता था। सलाम मासी, कैसे आना हुआ? किराया तो मैं परसों घर पर दे आया था, दुकानदार ने मरियम को देखते हुए कहा। जीते रहो बेटा, मरियम ने कहा। किराया तो मिल गया था, आज तो मैं शार्क को तुमसे बिलाने के लिए लाई हूँ। ये दुकान का असल मालिक है, मैंने बताया था ना तुम्हें कि। समझ गया मासी, दुकानदार ने उसकी बात काट दी। कैसे हैं शार्क बाबू? उसने गर्मजोशी से शार्क से हाथ मिलाया। इसी दौरान एक मजबूल सा आदमी वहां आ गया। मैले कुचैले कपड़े, गिरेबान चाक, उलझे हुए बाल, आंखों में सुर्खी और दाएं रुखसार पर जख्म सा था, जैसे गिरने से रगड़ लगी हो। उस शख्स को देखकर लगता था जैसे महीनों से मुंह हाथ ना धोया हो। उसने जेब से 50 का एक नोट निकालकर दुकानदार की तरफ बढ़ाया। दुकानदार ने नोट लेकर काउंटर की दराज में डाल दिया। नीचे झुककर कहीं से 2 प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां निकाल ली, उनमें सफेद सफूफ भरा हुआ था। नीचे बैठी उसने दोनों थैलियां कागज की एक थैली में डाल ली और उठकर वो थैली उस मजबूल से शख्स की तरफ बढ़ा दी। उस शख्स ने थैली जेब में डाल ली और तेजी से वहां से चला गया। शार्क बाबू, क्या खिदमत करूं आपकी? ठंडा चलेगा? दुकानदार ने शार्क से पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर दाईं तरफ रखे हुए डीप फ्रीजर से कोक की 2 बोतलें निकालकर उन्हें खोला और उनमें स्ट्रा लगाकर एक बोतल शार्क की तरफ बढ़ा दी और एक मरियम की तरफ। बेटा लतीफ, मरियम ने कोक की एक चुस्की लेते हुए कहा। शार्क बाबू कोई काम करना चाहता है। मैंने जब तुम्हें दुकान दी थी तो ये वादा लिया था कि जरूरत पड़ने पर तुमसे दुकान खाली करा ली जाएगी। मुझे ये वादा याद है मासी, लतीफ ने कहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त देंगी ना ताकि मैं कोई और बंदोबस्त कर लूं। कितना वक्त चाहिए होगा आपको? इस मर्तबा शार्क ने पूछा। आज 3 तारीख है, लतीफ बोला। ये पूरा महीना आप मुझे दे दें। वैसे तो निस्बत रोड लक्ष्मी चौक के करीब मेरी अपनी दुकान है जो अरसा से बंद पड़ी है। यहाँ तो कारोबार जमा हुआ है। कोशिश करूंगा कि आसपास ही कोई दुकान मिल जाए। अगर कोई बंदोबस्त ना हुआ तो लक्ष्मी चौक पर अपनी दुकान में चला जाऊंगा। बहरहाल आपको 30 तारीख को दुकान खाली मिल जाएगी, उससे आगे तो नहीं शार्क बाबू, लतीफ ने उसकी बात काट दी। मरियम मासी तो मुझे भी अपने बेटे की तरह समझती हैं।
मैंने इनसे जो वादा किया था उससे नहीं फिरूंगा। आपको 30 तारीख को दुकान खाली मिल जाएगी। अच्छी बात है, शार्क ने कहा। जब वो लतीफ से हाथ मिलाकर रुखसत होने लगा तो एक और गाहक ऐसा आया था जिसने लतीफ को 50 का नोट दिया था और लतीफ ने काउंटर के नीचे से वैसी प्लास्टिक की 2 पुड़ियां कागज की थैली में उसे थमा दी थी। मकान में कौन लोग रह रहे हैं माँ जी? शार्क ने रास्ते में पूछा। सरकारी अफीसर है, बहुत शरीफ लोग हैं वो भी। उस आदमी का रावलपिंडी तबादला हो गया है। उसने पहले भी मुझे कह दिया था कि वो लोग इसी महीने की 20-22 तारीख तक मकान खाली कर देंगे। वो लोग चले जाएंगे तो मकान में थोड़ी बहुत मुरम्मत करवाना होगी, उसके बाद वो मकान फरोख्त कर दिया जाएगा। शार्क ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। क्यों बेटा? मरियम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं अब उस मकान में नहीं रह सकता, वहाँ मेरे माँ बाप का खून बिखरा हुआ है। उस मकान की वजह से मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? शार्क ने कहा। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों खामोशी से रास्ता चलते रहे। माँ जी आप घर जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, शार्क ने लोहारी गेट के सामने पहुँच कर कहा। मरियम चली गई। शार्क गहरी नजरों से उस शख्स की तरफ देखने लगा जो एक थड़े पर न्यूज स्टैंड के सामने खड़ा अखबार पढ़ रहा था। उसके सर के आधे से ज्यादा बाल सफेद, आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन शार्क उसे पहचान गया था। वो एडवोकेट सलमान था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा खबासत टपक रही थी। शार्क उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने थड़े पर सजे हुए अखबारात की तरफ देखा। शाम को शाये होने वाले 2-3 अखबार की हेडलाइन तकरीबन एक ही थी। 10 साल पहले माँ बाप को कत्ल करने वाले नौजवान को रिहा कर दिया गया था। उसके नीचे कई रेली सुर्खियां थी। हर सुर्खी सिनसनी खेज और दहशत फैलाने वाली थी। अखबारों की ये सुर्खियां पढ़ने से यूं लगता था जैसे कोई अफरीद शहर में घुस आया हो और होशियार किया जा रहा हो। हर अखबार ने उसकी तस्वीरें भी शाया की। ये तस्वीर अखबार वालों ने यकीनन जेल से हासिल की होंगी। एडवोकेट सलमान भी अपने सामने अखबार फैलाए यही खबर पढ़ रहा था। उसके करीब ही एक शख्स भी खड़ा था। सलमान ने अखबार चेहरे के सामने से हटा लिया और उसे तय करके कोर्ट में रखते हुए साथ वाले आदमी की तरफ देखते हुए बोला, देख लिया अहमद अली, शफात का बेटा जेल से छूट गया है। हाँ, तस्वीर से तो लगता है कि वो जवान हो गया है, अहमद अली ने कहा। जवान नहीं होगा तो क्या बच्चा ही रहेगा? सलमान बोला। जब वो जेल गया था तो उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। 10 साल जेल में रहा। अब तो बात करते करते उसकी नजरें शार्क की तरफ उठ गई। वो इस तरह चौंक गया जैसे कोई अनोखी शय देख ली हो। उसने थड़े पर पड़े हुए एक अखबार के सफ़े अव्वल पर शार्क की तस्वीर की तरफ देखा, फिर शार्क की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही उसके चेहरे की रंगत तब्दील होना शुरू हो गई। तो तुम? वो शार्क की तरफ उंगली उठाते हुए खखलाया। चलो अच्छा ही हुआ तुमने मुझे पहचान तो लिया। शार्क के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जो तस्वीर तुमने जेब में रखी है उसे अपने दिल और ज़हन में नक्श कर लो। ये तस्वीर तुमसे अपने बाप के कत्ल का हिसाब जरूर लेगी। मैंने तो कुछ नहीं किया था। सलमान अकला कर रह गया। तो तुम वो बात मुकम्मल नहीं कर सका। इतने में शार्क तेजी से एक तरफ चला गया। दूसरा आदमी अहमद अली भी गहरी नजरों से शार्क की तरफ देख रहा था और फिर वो भी वहां से हट गया। शार्क कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर टहलता हुआ नेमत कदा होटल में आकर बैठ गया। उसने चाय मंगवाई और चुस्कियां लेते हुए होटल में बैठे लोगों की तरफ देखने लगा। बाद लोगों ने होटल में दाखिल होते हुए देखा था, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। शार्क तकरीबन 1 घंटे तक होटल में बैठा रहा, फिर उठकर सड़क पार करके अनारकली की तरफ चला गया। शाम का वक्त था। यहाँ जिंदगी की रौनक उरूज पर थी। वो 10 साल बाद जिंदगी की ये चहल पहल देख रहा था। वो भी कुछ ही दूर गया था कि कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस कर चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने तकरीबन उसी की उम्र का एक नौजवान खड़ा था। तुम शार्क हो ना? उस शख्स ने शार्क के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। शार्क की आंखों में उलझन थी। अरे मैं सोहेल हूँ, 8वीं क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ता था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, फिर बेइख्तियार एक दूसरे से लिपट गए। आओ मेरे साथ आओ। सोहेल उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। एक साइड स्ट्रीट में आ गए जहाँ एक छोटा सा साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट में बैठ गए। सोहेल ने काउंटर पर बैठे हुए शख्स से चाय भिजवाने को कहा और शार्क को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। शार्क का ख्याल था कि ऊपर स्पेशल गैलरी होगी, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। उसके इख्तिताम पर मुख्तसर सी राहदारी थी, जिसके इख्तिताम पर दरवाजा था। सोहेल ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और दोनों अंदर आ गए। ये 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था। इसका बाहर का दरवाजा सड़क की तरफ भी था। सोहेल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये रेस्टोरेंट भी मेरा है और रिहाइश भी ये मेरी है। थोड़ी देर में वेटर चाय लेकर आ गया। चाय के दौरान वो बातें करते रहे। सोहेल के वालिदैन भी इंतकाल कर चुके थे और वो भी शार्क की तरह इस दुनिया में अकेला ही रह गया था। शार्क जब सोहेल से रुखसत हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि मरियम और रजिया उसके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खा रही थी। ये उसके दूसरे दिन की बात है।
रात के 9 बज रहे थे। शार्क घर पर था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यूं लगा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। रजिया उस वक्त बावर्ची खाने में थी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो एक पुलिस वाले को देखकर चौंक गई। शार्क घर में हो तो उसे बाहर भेजो, पुलिस वाले ने बारोब लहजे में कहा। रजिया ने आकर शार्क को बताया। शार्क बाहर आ गया। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, मेरे साथ चलो, पुलिस वाले ने कहा। क्यों, क्या बात है, शार्क ने पूछा। ये तो तुम्हें थाने जाकर ही पता चलेगा, चलो मेरे साथ, पुलिस वाला बोला। शार्क उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में लोग अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखते रहे थे। थानेदार एक अधेड़ उम्र आदमी था। करख्त की और फिटकार उसके चेहरे पर नुमाया थी। मालूम होता है 10 साल जेल रहकर भी तुमने कोई सबक नहीं सीखा। और बाहर निकलते ही पुर्जे निकालना शुरू कर दिए। थानेदार ने उसे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? शार्क ने कहा। उसके लहजे में खौफ था। कल शाम तुमने वकील साहब को धमकी दी थी। थानेदार ने उसे घूरा। कौन से वकील साहब? शार्क ने पूछा। एडवोकेट सलमान, थानेदार ने कहा। तुमने उसे धमकी दी थी कि अपने कत्ल का हिसाब लोगे। उसने तुम्हारे खिलाफ तहरीरी शिकायत की है। ओए बरकत करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ देखा। इसे जरा बताओ धमकी कैसे दी जाती है? लंबे तड़ंगे कांस्टेबल ने अचानक ही शार्क को दबोच लिया और लातों और गुंसों से उस पर हमला करने लगा। शार्क की नाक से खून बहने लगा। बस छोड़ दो, थानेदार ने कहा। फिर शार्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने इलाके में किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी हवालात में बंद कर सकता हूं, मगर मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आइंदा कोई बदमाशी की तो वहीं पहुंचा दूंगा जहां 10 साल काट कर आए हो। जाओ, भाग जाओ। शार्क घर पहुंचा तो मरीम और रदिया उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। रदिया तो बाकायदा रोने लगी थी। शार्क का जिस्म जगह जगह से दुख रहा था और रदिया देर तक उसकी सेंकाई करती रही। शार्क कई रोज तक घर से बाहर नहीं निकला। 21 तारीख को उसका मकान खाली हो गया। अगले रोज वो मकान देखने गया। मकान में दाखिल होते ही वो कांप उठा। वो देर तक सेन में बैठे उसी जगह को देखता रहा जहां 10 साल पहले उसने अपने माँ बाप को उन स्याह पोशों के हाथों जख्मी होते और तड़प कर मरते देखा था। वो ज्यादा देर तक मकान में नहीं रुका। मकान में वाकई कुछ मुरम्मत की जरूरत थी। चले माँ जी, वो मरियम के साथ वापस आते हुए बोला। इस मकान की मुरम्मत वगैरह करवा लें, बाद में मैं इसे बेच दूंगा। मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। उसी रात वो घर में बैठे खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मरियम ही ने खोला। जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ माँ जी, कौन था? शार्क ने पूछा। तुम्हारे मकान को आग लग गई है, मरियम ने जवाब दिया। शार्क खाना छोड़कर भाग दौड़ा। जब वो अपने मकान वाली गली में पहुंचा तो दूर ही रुक गया। गली में लोगों का हुजूम था और उसके मकान से उठने वाले शोले आसमान से बातें कर रहे थे। शार्क भी बस इसे दूर ही खड़ा मकान से उठते हुए शोलों को देख रहा था। लोग बाल्टियों में पानी भर भर कर ला रहे थे, लेकिन ये आग बाल्टियों से बुझने वाली नहीं थी। हकीकत ये है कि अब तो फायर ब्रिगेड के बस की भी नहीं रही थी और फायर ब्रिगेड का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये मकान लोहारी गेट के अंदर वाली कुशादा सड़क से तकरीबन 3 मील दूर था और वहां तक रास्ता तंग और पुरपेच गलियों पर मुश्तमिल था। सिर्फ साइकिल ही वाइज सवारी थी जो इन गलियों में आ सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के यहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लोग दूसरे घरों को आग की लपेट में आने से बचाने के लिए पानी की बाल्टियां भर भर कर डाल रहे थे। 6 घंटों की जिद्दोजहद के बाद उस आग पर काबू पाया जा सका था, लेकिन शार्क का ये मकान जलकर उस वक्त तक राख हो चुका था। पड़ोस के 2 और मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। लोग उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। बाद लोग इस बात पर भी हैरान थे कि बंद मकान में आग कैसे लग गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और कुछ इस बात पर मुसर थे कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। आग बुझाने की कोशिश करते हुए उन्होंने पेट्रोल की बू भी महसूस की थी, जिसका मतलब था कि पेट्रोल छिड़क कर ये आग लगाई गई थी। शार्क ने आतिशज़दगी की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखवाई थी क्योंकि उसे यकीन था कि ये आग किसी ने जानबूझकर भी लगाई थी तो पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकेगी। दूसरे दिन वो मरियम के साथ मकान के मलबे और राख के ढेर का मुआयना करता रहा था। कहीं कहीं से अब भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। 8 कमरों में सिर्फ 2 कमरे थे जिनकी छतें अब भी कायम थी, लेकिन उनके शतीर भी अध जले थे और वह छतें किसी वक्त भी गिर सकती थी। शार्क ने सोचा था कि यह मकान बेचकर इससे मिलने वाली रकम से किसी और इलाके में कोई मुनासिब मकान खरीद लेगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। अब तो इस जली हुई जमीन की कीमत मिल सकती थी, लेकिन शार्क की समझ में ये बात नहीं आ सकी थी कि मकान को आग किसने लगाई थी। मलबे का जायजा लेते हुए उसकी नजरें अचानक ही सामने वाले मकान की तरफ उठ गई। उसी लम्हे उस मकान के ऊपर वाले एक कमरे की खिड़की बंद हुई थी। शार्क को यूं लगा था जैसे उसने खिड़की में किसी को खड़े देखा हो, लेकिन वो उस चेहरे को नहीं देख सका था।
लेकिन अभी वो पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। उसके दोनों पट्टों में तकरीबन 19 इंच का खला अब भी मौजूद था। शार्क को यकीन था कि अब भी कोई खिड़की में खड़ा उस खला से उसकी तरफ देख रहा था। चलो बेटा अब चले, कब तक यहाँ खड़े इस राग को देखते रहोगे? मरियम ने कहा। हाँ हाँ माँ जी चले, शार्क ने कहा। 1-2 दिन बाद मजदूर बुलाकर ये मलबा हटवा दूंगा और इस जमीन को फरोख्त करने के लिए अखबार में इश्तिहार दे दूंगा। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि 3-4 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक इंस्पेक्टर था, एक एएसआई और 2 कांस्टेबल। उन पुलिस वालों को देखकर शार्क का माथा ठींका। हम तो तुम्हारी तलाश में यहाँ आए हैं, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थानेदार ने शार्क के करीब पहुंचकर करख्त लहजे में कहा। क्या वकील साहब ने फिर मेरे खिलाफ कोई शिकायत की है क्या? शार्क ने कहते हुए सामने वाले मकान की तरफ देखा। ये तो नहीं, अलबत्ता हमें ये रिपोर्ट मिली है कि तुमने इस मकान को खुद आग लगाई है और कानूनी तौर पर किसी जायदाद को नुकसान पहुंचाना या नजर आतिश करना, ख्वाह वो अपनी हो या पराई, काबिले दस्त अंदाजी है। इंस्पेक्टर ने कहा। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? शार्क ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई बाहोश शख्स अपनी जायदाद को इस तरह जलाकर राख कर देगा? हमें तो जो रिपोर्ट मिली है उसे पता चला है कि आग लगने से थोड़ी देर पहले तुम्हें इस मकान से निकलते हुए देखा गया था। थानेदार ने कहा। झूठ, मरियम ने मुदाखलत करते हुए कहा। शार्क तो शाम ही से घर में था, हम खाना खा रहे थे तो मोहल्ले के एक आदमी ने हमें आग लगने की इतला दी थी। तुम चुप रहो बुढ़िया, थानेदार ने उसे डांट दिया। वैसे बाय द वे आपको ये इतला किसने दी थी? शार्क ने पूछा और फिर सामने वाले मकान की खिड़की की तरफ देखने लगा। वो कोई भी हो मगर ये इतला गलत नहीं हो सकती, चलो हमारे साथ थाने चलो, उसने कहा और दोनों कांस्टेबलों को इशारा किया। दोनों कांस्टेबलों ने शार्क को दाएं बाएं आकर उसे बाहों से पकड़ दिया। चल लोए, दोनों कांस्टेबल उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगे। मैं समझ गया हूं कि मेरे खिलाफ ये कमीनी हरकत किसने की है, शार्क ने कहा। ये जुल्म है, छोड़ दो इसे। मरियम चीखती हुई उनके रास्ते में आ गई। ये अपने घर को आग कैसे लगा सकता है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मार सकता है? हट जाओ माई, थानेदार ने मरियम को एक तरफ धकेल दिया, वरना तुम्हें भी बंद कर देंगे इसके साथ। तुम पर खुदा की लानत हो थानेदार, मरियम चीखी। सूरत पर पहले ही फिटकार बरस रही है, गरीबों और बेगुनाहों की आंखें मत लो, छोड़ दो इसे, ले चलो इसे। थानेदार ने पुलिस वालों को इशारा किया। वो लोग शार्क को पकड़कर गली में आ गए। मरियम उनके पीछे चलती हुई चीखती उनको कोसने दे रही थी। बहुत से लोग भी उनके पीछे चलने लगे थे और बाज दबी आवाज में पुलिस वालों को बुरा भला भी कह रहे थे, मगर थानेदार और पुलिस वालों को कोसनों और लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वैसे चिकने गड़े थे जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती थी। लुहारी गेट के अंदर गलियों के चौक पर पहुंचकर मरियम रुक गई। वो अब भी चीख कर बददुआएं और कोसने दे रही थी। क्या हुआ मरियम बहन, क्यों चीख रही हो? एक दुकानदार ने पूछा। मरियम घर का सौदा उसे लिया करती थी और वैसे भी मोहल्ले के तकरीबन सभी लोग उसे जानते थे। कख न रहे इस टूट पहने मरन जोगे थानेदार का, मरियम चीखी। वो शफात के बेटे को पकड़कर ले गया है, कहता है कि अपने घर को आग इसने खुद लगाई थी। मरियम बहन, ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, दुकानदार ने कहा। जिसको चाहे उसको पकड़ लें और जिसको चाहे पकड़कर जेल में बंद कर दें। तुम मलिक साहब के पास चली जाओ, हो सकता है शफात के बेटे को वो छोड़ दें, वरना पुलिस वाले इसे फिर लंबे अरसे के लिए जेल में भिजवा देंगे। मैं अभी जाती हूँ, मरियम कहती हुई गली में मुड़कर तेज तेज चलने लगी। वो बुड़बुड़ाते हुए बदस्तूर थानेदार को कोस रही थी। लोग मुड़ मुड़कर उसकी तरफ देख रहे थे। मलिक मुनीर का शुमार उस इलाके के मुअज्जिजीन में होता था। उसे सियासत से शुगफ था। कोरा अनपढ़ आदमी था, मगर उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। रेलवे स्टेशन के सामने एक मकान था और लंडा बाजार में 5-6 दुकानें थी जो उसने किराए पर दे रखी थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त उसका बाप तांगा चलाता था। उसने रेलवे स्टेशन वाले होटल और लंडा बाजार की उन दुकानों पर कब्जा कर लिया था जो हिंदू छोड़ गए थे। लुहारी गेट वाला मकान भी एक सिख की मलकियत था और एक पूरी हवेली थी। उस वक्त कुछ और लोगों ने उस मकान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर मुनीर का बाप तलवार निकाल कर खड़ा हो गया था। मुनीर के बाप ने तांगा चलाना छोड़ दिया। चालाक आदमी था, कुछ लोगों से ताल्लुकात भी थे। भाग दौड़ करके उसने ये सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। मुनीर का बाप खुद तो 8 जमातें पढ़ा था। उसने मुनीर को पढ़ाने की कोशिश की, मगर 5वीं जमात से आगे नहीं जा सका। बाप ने उस पर इसलिए दबाव नहीं डाला कि इसे कौन सा नौकरी करनी है। अनपढ़ होने के बावजूद मुनीर रहीन आदमी था। उसने जल्दी बाप का कारोबार संभाल लिया। बहुत कम अरसे में उसने न सिर्फ मैकलोड रोड पर एक और होटल खरीद लिया, बल्कि समनाबाद में भी उसकी एक शानदार कोठी थी।
बैकलोड रोड वाला होटल ठेके पर और समानाबाद वाली कोठी एक नामवर फिल्म एक्ट्रेस को किराए पर दे रखी थी। उसने खुद उस मोहल्ले में रहने को तरजीह नहीं दी, अलबत्ता उस पुरानी दर्द की हवेली की जगह एक जदीद दर्द का खूबसूरत मकान बन चुका था, जिसके साथ वाली दीवार पर संगमरमर की सेल लगी हुई थी, जिस पर जली हरूफ में मलक मुनीर लिखा हुआ था। मुनीर को मालूम नहीं था कि उसके बाप की जात क्या थी। उसका बाप जब तांगा चलाता था उसे बशीरा तांगे वाला ही कहते थे। जब वो साहिब जायदाद बना और रेशमी लाचा कल्फ लगा हुआ और उजली सफेद पगड़ी बांधकर होटल के काउंटर पर बैठने लगा तो लोगों ने उसे मेहर जी कहना शुरू कर दिया। मगर मुनीर के एक दोस्त ने मजाक में उसे मलक कहकर पुकारा तो ये लफ्ज उसे अच्छा लगा। उसने अपने नाम के साथ मलक लिखना शुरू कर दिया। इस तरह वो मलक मुनीर बन गया था। मुनीर को जवानी ही में सियासत का चस्का लग गया था। अयूब खान के जमाने में बुनियादी सियासत का नाम मुतारिफ हुआ तो दोस्तों के कहने पर उसने भी इलेक्शन में हिस्सा ले डाला और बीडी मेंबर मुंतखब हो गया। वो सियासत को दौलतमंदों का चौंचला और मशला समझता रहा था, लेकिन जब वो अमली तौर पर सियासत में आया तो पहली मर्तबा उसे एहसास हुआ कि सियासत मशगला और चौंचला नहीं बल्कि कंधों पर पड़ने वाली एक भारी जिम्मेदारी है। बाद लोगों ने सियासत को उसूल ज़र समझ रखा था। वो 10 लाख खर्च करके मेंबर मुंतखब होते थे तो पहले ही साल में 50 लाख कमा लेते थे। मगर मुनीर ने सियासत का मफहूम कुछ और ही समझा था। अनपढ़ होने के बावजूद उसने खिदमत और दयानत को अपना वतीरा बना रखा था। रुपए पैसे की उसके पास कमी न थी। हुकूमत से मिलने वाले फंड उन्हीं कामों पर वो लगाता जिनके लिए वो जारी किए जाते। लोग नाजायज काम करवाने के लिए उसे लाखों रुपए देने की कोशिश करते, मगर वो ऐसी हर पेशकश को ठुकरा देता। अलबत्ता जायज कामों के लिए वो लोगों के साथ रात 2 बजे भी कोई उसके घर आ जाता और अगर कोई काम जायज होता तो उसी वक्त उठकर उसके साथ चल पड़ता। और अगर उसे अंदाजा हो जाता कि काम नाजायज है तो बड़ी खूबसूरती से आने वाले को अल्लाह हाफिज कह देता। मलक मुनीर सियासत में हमेशा इन रहा था। आज तक एक मर्तबा भी आउट नहीं हुआ था। अभी वो अपने इलाके का काउंसलर था। मुख्तलिफ पार्टियों ने उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा आजाद ही रहा था। हर पार्टी के लीडरों से उसके ताल्लुकात बड़े खुशगवार थे और हर थाने में भी उसकी बात सुनी जाती थी। उसकी दयानतदारी की वजह से हर जगह उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता था। शफात और सकीना के कत्ल के बाद शार्क को जब उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में डाला गया तो मरियम की बहुत बुरी हालत हुई थी। भाग दौड़ की वजह से वो न सिर्फ बीमार हो गई थी बल्कि सारी जमा पूंजी मुकदमे पर खर्च कर चुकी थी। शार्क को जेल गए हुए 1 साल हो चुका था। मरियम घरों में काम करते हुए मलक मुनीर के घर पहुंच गई। यहाँ वो सिर्फ आधा दिन काम करती थी, लेकिन उसे इतनी तनख्वाह मिलती थी कि किसी और जगह काम करने की जरूरत ही बाकी न रही थी। उसी रोज मरियम को पहली मर्तबा पता चला कि मलक क्या है। उसने एक रोज मौका पाकर उससे शफात और सकीना के कत्ल और शार्क का जिक्र किया तो मलक मुनीर को बेहद अफसोस हुआ। उसने वकील से मशवरा किया। वकील ने बताया कि अब उसका भी वक्त नहीं रहा। मरियम ने 2 साल मुनीर के घर काम किया, फिर किसी वजह से छोड़ दिया और एक दिन वो उसके घर जा रही थी। मलक मुनीर उस वक्त घर पर ही मौजूद था। वो बैठक में बैठा था, कुछ और लोग भी मौजूद थे। मरियम बैठक में घुस गई। क्या बात है मरियम बीबी, बहुत घबराई हुई हो? मलक मुनीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपने मुझे पहचान लिया मलक जी? मरियम बोली। क्यों भाई, मैं तुम्हें कैसे ना पहचानता? तुमने 2 साल मेरे घर वालों की खिदमत की है। मैं जिसको एक मर्तबा अच्छी तरह देख लेता हूँ उसे कभी नहीं भूलता। कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारी बेटी तो ठीक है ना? अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई होगी, मलक मुनीर ने कहा। उसने तो जी माशाल्लाह बीए कर लिया है, मरियम ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, आपने मुझे पहचान लिया, मेरी बेटी को भी याद रखा। फिर तो आपको शफात और सकीना के बेटे का किस्सा भी याद होगा, वही शार्क जिसके बारे में मैंने उस वक्त आपको बताया था। हाँ मुझे याद है, मगर वो तो शायद जेल में है, मलक मुनीर ने कहा। वो रिहा हो गया है जी, चंद रोज पहले, मरियम ने बताया। उसने भी जेल में पढ़कर बीए कर लिया है, मगर पता नहीं ये लड़का कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आया है। पहले माँ बाप के कत्ल के झूठे इल्जाम में 14 साल जेल में काटे। रिहा होकर आया तो दूसरे दिन पुलिस ने पकड़कर इसे मारा पीटा। कल इसका मकान जलकर राख हो गया और आज फिर वो मरनजोगा थानेदार उसे पकड़कर ले गया है। क्यों, क्या किया है उसने? मलक मुनीर ने पूछा। कुछ भी नहीं मलक जी, थानेदार कहता है कि मकान को खुद उसने आग लगाई थी। आप भी सोचें, भला कोई अपने घर को जला सकता है? उसे बचा ले मलक जी, बड़ा नेक बच्चा है वो तो। पुलिस वाले उसे मार मार कर अधमुआ कर देंगे। मरियम ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अच्छा तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मलक मुनीर ने कहा। मरियम मकान के अंदरूनी हिस्से में आ गई। मलक मुनीर की बीवी ने भी मरियम को पहचान लिया। मरियम ने उसे रो रो कर वाकया बताया तो वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, मत रो मरियम, हौसला कर, तसल्ली रख। मलक जी थानेदार को टेलीफोन कर देंगे, कुछ नहीं होता उस लड़के को।
वो तो मेरा पुत्र है मलकानी जी, कोई नहीं उसका इस दुनिया में। मरियम बोली। खुदा तो है ना, मलकानी ने कहा। हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मलिक मुनीर के पास अगरचे टेलीफोन भी मौजूद था, वो अगर चाहता तो फोन पर भी थानेदार से बात कर सकता था, मगर बैठक में बैठे हुए आदमियों से निमटने के बाद वो तकरीबन आधे घंटे बाद मरियम को साथ लेकर थाने की तरफ चल पड़ा। बाजार में हर शख्स उठ कर मलिक मुनीर को सलाम कर रहा था। मलिक मुनीर खुश इखलाकी से हर के सलाम का जवाब देता रहा। जब वो थाने में दाखिल हुआ तो पुलिस वालों ने भी उसे सलाम किया। मलिक मुनीर सीधा थानेदार के कमरे में घुस गया। मरियम भी उसके पीछे ही थी। थानेदार के कमरे में 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। आइए मलिक जी, थानेदार ने उठकर मलिक मुनीर से हाथ मिलाया। बैठिए, कैसे जहमत की, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तुम्हारे बारे में मुझे बड़ी शिकायतें मिल रही हैं थानेदार, मलिक मुनीर ने उसकी खुशामद से मुतासर हुए बगैर सपाट लहजे में कहा। तू इलाके के लोगों को नाजायज तंग करता है। थानेदारी क्या होती है पता है तुझे? बात क्या है मलिक जी? थानेदार कनक से मरियम की तरफ देखने लगा। और पहले तू ये तो बता कि तू अपने घर को आग लगा सकता है? मलिक मुनीर ने उसे घूरा। मेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ मलिक जी, थानेदार ने जवाब दिया। तो क्या इस लड़के का दिमाग खराब हुआ है जिसे तू पकड़ कर लाया है? क्या जुर्म किया है इसने? क्या दफा लगाई है इस पर? किसके कहने पर पकड़ा है तुमने इसे? मलिक ने कहा। थानेदार ने गहरा सांस लिया। तो आप इस औरत के साथ आए हैं? उसने मरियम की तरफ देखा। आप उस आदमी को नहीं जानते मलिक जी, वो माँ बाप के कत्ल के जुर्म में लंबी सजा काट कर आया है। बाहर आते ही उसने लोगों को बुरे नताइज की धमकियां देनी शुरू कर दी थी। एक आदमी को फंसाने के लिए उसने अपने मकान को आग लगा दी। क्या उसने उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई? मलिक मुनीर ने उसे घूरा। नहीं, लेकिन इससे पहले ही हमें पता चल गया कि मकान को आग इसने खुद ही लगाई थी और ये जुर्म है। इसका मकान तो जला ही था, दूसरे 2 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ना तू ये तो बता कि तू वली है, तुमने ख्वाब में उसे अपने मकान को आग लगाते हुए देखा था? मलिक मुनीर ने कहा। मैं ना तो वली हूँ ना मैंने कोई ख्वाब देखा था, थानेदार ने जवाब दिया। गुस्से के बायस उसके चेहरे पर सुर्खी बढ़ रही थी। मलिक मुनीर की जगह कोई और होता तो वो अब तक उसे सलाखों के पीछे बंद कर चुका होता, मगर वो मलिक मुनीर को अच्छी तरह जानता था। उसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। एक आदमी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी कि मकान को आग लगने से थोड़ी देर पहले इसने शार को मकान से निकलते हुए देखा था। ना ये तो बता कि अपने घर में जाना कोई जुर्म है क्या? मलिक मुनीर ने उसे घूरा। किसने शिकायत की थी? मुझे उसका नाम बताओ। मेरी बात गौर से सुनो थानेदार, मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ। अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिसने शार के खिलाफ शिकायत की है कि उसने शार को अपने घर से निकलते हुए देखा था। वो इसके सामने वाले घर में ही रहता है, सलमान एडवोकेट, थानेदार ने बताया। ओए वो तो पहले ही बहुत खबीस आदमी है, जालसाज और धोखेबाज, मलिक मुनीर ने कहा। सच बता, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं मलिक जी, थानेदार की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। मुझे अपनी हद का पता है, तू अपनी खाल में रह, ये वर्दी पहनकर फिरौन मत बन। उस लड़के के खिलाफ कोई सबूत है? किसी जुर्म का बताओ मुझे, वरना अभी और इसी वक्त छोड़ दो इसे। थानेदार चलने में कुछ सोचता रहा, फिर मुहर्रर को बुलाकर पूछा। उस लड़के के खिलाफ अभी पर्चा तो नहीं काटा? कच्ची रिपोर्ट लिखी है जी, आपने कहा था अभी पर्चा ना काटा जाए, मुहर्रर ने जवाब दिया। यहाँ लेकर आओ उसे, थानेदार ने कहा। कुछ देर बाद शार को एक पुलिस वाला थानेदार के कमरे में ले आया। शार को थाने में लाए हुए तकरीबन 1 घंटा हुआ था और इस अरसे में पुलिस वाले उसकी ठीक ठाक मुरम्मत कर चुके थे। उसके होंठों पर खून जमा हुआ था और दाएं रुखसार पर भी स्याह धब्बा नजर आ रहा था। मरियम दौड़कर शारिक से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। तुम वाकई इंसान नहीं, दरिंदे हो, मैं आज ही तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, मलिक मुनीर ने खूनख्वार नजरों से थानेदार की तरफ देखते हुए कहा। इसे ले जाओ मलिक जी, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ मैं तुम्हें भी बंद कर दूं। बहुत देखिए तुम जैसे काउंसलर, थानेदार की कुव्वत बर्दाश्त बिलाकर जवाब देगी। ओए ओए, तू मुझे बंद करेगा? मलिक मुनीर का पारा भी चढ़ गया। कर दे बंद मुझे। कमरे में मौजूद दूसरे दोनों आदमी मलिक मुनीर को पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले आए। छोड़िए मलिक जी, आपका काम हो गया, ले जाइए लड़के को, बात खत्म कर दें। एक आदमी ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। काम तो मैं इस फिरौन का करूंगा, मलिक चीखा। मलिक के बोलने की आवाज सुनकर बहुत से लोग थाने के बाहर जमा हो गए। उन्हें जब सूरत-ए-हाल का पता चला तो वो भी पुलिस वालों को खुलकर गालियां बकने लगे। मलिक मुनीर मरियम और शार्क के साथ थाने से बाहर आ गया। मरियम बहन, तुम घर जाओ, मैं 1-2 घंटों में आता हूँ इस लड़के को साथ लेकर, मलिक मुनीर ने कहा। फिर हुजूम में 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओए तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो दोनों आदमी शार को लेकर मलिक मुनीर के साथ एक तांगे में बैठ गए। उनका ख्याल था कि मलिक मुनीर शार को हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास ले जा रहा है, मगर उनकी मंजिल DIG का दफ्तर साबित हुई। आमतौर पर DIG जैसे अफसरान से मुलाकात के लिए खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है।
आम आदमी तो उन तक पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन वो मलक मुनीर था। काउंसलर होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मलक मुनीर एक दयानतदार और बेखौफ आदमी था। शहर में उसे खासी शहरत हासिल थी। वो खुद को कौम का खादिम समझता था और सरकारी अफसरान के बारे में तो उसका ख्याल था कि कौम के टैक्सों पर पलने वाले ये लोग भी कौम के खिदमतगार हैं। और पुलिस के अफसरान के बारे में तो उसका ख्याल था कि इनके दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले रहने चाहिए। लेकिन मामला उसके बरक्स था। आम आदमी के लिए डीआईजी के रुतबे के पुलिस ऑफिसर तक पहुंचना ऐसा ही था जैसे कोई गदागर बादशाह सलामत के दरबार तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में दाखिल होना भी एक आम आदमी के लिए नहायत कठिन मरहला था। लेकिन मलक मुनीर अपनी काउंसलरी की बुनियाद पर पर्ची बनवाकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। तो रास्ते में और भी सी रुकावटें खड़ी थी। साहब मीटिंग में है, साहब मसरूफ हैं, आज मुलाकात का दिन नहीं, क्या साहब ने पहले से मुलाकात का वक्त दे रखा है, दरख्वास्त लिखकर दे जाइए, आपको बुला लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मलक मुनीर जबरदस्ती उन रुकावटों को अबूर करता हुआ डीआईजी के कमरे तक पहुंच गया। दरवाजे के सामने 2 कांस्टेबल खड़े थे, एक राइफल बरदार और दूसरा अर्दली। आप साहब के पीए से मिलने, वो पर्ची अंदर भिजवा देंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। अर्दली ने आगे बढ़ने से रोक दिया। तू मुझे नहीं जानता हुए पर्ची के लगते, मलक मुनीर ने कहा। मैं डीआईजी से मिलने आया हूँ, वजीर आजम से नहीं। उसने अर्दली को एक तरफ हटाया, एक हाथ से शार का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर वाकई मीटिंग हो रही थी। शहर के तमाम एसपी और डीएसपी हजरात जमा थे। उन सब के सामने चाय के कप रखे हुए थे और चाय की चुस्कियों के साथ इस तरह बातें हो रही थी जैसे शादी की किसी तकरीब में आए हों। सर ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए हैं, अर्दली ने अंदर दाखिल होकर कहा। वो खासा बदहवास नजर आ रहा था। तमाम पुलिस अफसरान शार्क और मलक मुनीर की तरफ देख रहे थे। मलक मुनीर का चेहरा डीआईजी के लिए अजनबी नहीं था। उस इलाके का एसपी भी मौजूद था। ठीक है तुम जाओ, डीआईजी ने अर्दली को जाने का इशारा किया। फिर मलक मुनीर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मलक साहब, हम इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ हैं। अगर आप कुछ देर साथ वाले कमरे में जाकर बैठ जाएं तो मैं फारिग होकर आपसे मुलाकात करूंगा। जो जरूरी मीटिंग हो रही है वो तो मैं देख रहा हूँ, मलक मुनीर ने तंजिया लहजे में कहा। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ये फैसला ना हो जाए कि पुलिस आवाम की मुहाफिज है या ये डाकू लुटेरों का गिरोह है। मलक साहब, इस इलाके के डीएसपी ने उसे घूरते हुए कहा। आपको मालूम होना चाहिए कि आप पुलिस के सरबराह से। आप चुप रहो जी, मलक मुनीर ने उसे टोक दिया। पुलिस का सरबराह तो शहरियों का मुहाफिज होता है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? एयर कंडीशन कमरों में बैठकर चाय पी रहे हैं और अपने मातहतों को खुली छुट्टी दे रखी है कि लोगों के साथ जो चाहे सलूक करते रहें। आपको जो शिकायत है वो, मैंने कहा ना आप चुप रहें। मलक मुनीर ने एक बार फिर डीएसपी को टोक दिया। आपको मालूम ही नहीं कि आपके इलाके में क्या हो रहा है? बस वर्दी पहनकर अकड़ रहे हैं आप तो। इस वर्दी का आप पर कुछ हक है, पहले वो हक अदा करें फिर मुझसे बात करें। डीएसपी का चेहरा सुर्ख हो गया। वो एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मगर डीआईजी ने उसे बैठ जाने का इशारा किया और मलक मुनीर की तरफ देखते हुए बोला, तशरीफ रखिए मलक साहब, ये नौजवान कौन है और बताइए क्या किस्सा है। किस्सा मुख्तसर ये है कि मलक मुनीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और फिर शारिक के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, अगर उस बदमाश थानेदार को बरतरफ ना किया गया तो मैं ये मामला ऊपर तक ले जाऊंगा। और ये डीएसपी साहब जो बैठे हैं, उसने इलाके के डीएसपी की तरफ इशारा किया। 14 साल पहले यही उस इलाके का थानेदार था। इसने 12 साल के बच्चे को माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। मैं पूछता हूँ क्या मिला इसे किसी का घर बर्बाद करके? पुलिस की वर्दी पहन लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप लोग कानून के मालिक बन गए हैं। मलक साहब, डीआईजी ने कहा, पुलिस आवाम की खादिम है, आवाम की मुहाफिज है। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस महकमे में कुछ काली भीड़ें भी हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हमें कोई शिकायत मिलती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छे मुहाफिज लोग हैं आप, मलक मुनीर ने कहा। मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया इस शरीफ आदमी का। वो शार की तरफ मुड़ गया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो लिख दो, अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो मैं ऊपर तक भी जा सकता हूँ। शार्क ने उस वाक़े की मुकम्मल तफसील लिखकर डीआईजी के हवाले कर दिया। उसने ये भी लिखा था कि जब से वो जेल से रिहा होकर आया है, इलाके का थानेदार उसे मुसलसल परेशान कर रहा है। डीआईजी ने दरख्वास्त पर डीएसपी के नाम अहकामात लिख दिए। मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मैं कोई लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जाइए और मुझे 2 घंटे बाद रिपोर्ट पेश करें, उसने डीएसपी से कहा और फिर मलक मुनीर की तरफ रुख करके बोला, आप मुतमईन रहिए मलक साहब, अगर मज़कूरा इंस्पेक्टर फराइज में गफलत और बददियानती का मुजरिम पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पाया गया का क्या मतलब? वो मुजरिम है, उसने इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है, भत्ते वसूल करता है दुकानदारों से,
जिस शरीफ आदमी को चाहता है पकड़कर बंद कर देता है। कोई भी शरीफ आदमी इससे महफूज नहीं, जबकि गुंडे और बदमाश इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं। मलक मुनीर ने कहा, मैंने डीएसपी साहब को तहकीकात का हुक्म दिया है, अब आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। डीआईजी ने कहा। वो मलक मुनीर जैसे लोगों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। सीधी राह पर चलने वाले ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि दूसरे भी उनकी तकलीद करें, और फिर मलक मुनीर तो इन मामलात में पूरे शहर में खासी शहरत रखता था। चंद साल पहले वो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। उसके पास डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ बदउनवानियों के ठोस इल्जामात मौजूद थे, और जब तक उस डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफर नहीं कर दिया गया था वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठा था। इस वक्त भी उसके तेवर बता रहे थे कि अगर उस थानेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की गई तो वो इस मामले को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। मलक मुनीर शार को लेकर लोहारी में एक डॉक्टर के पास आ गया। उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद उसे घर छोड़ा और फिर अपने घर चला गया।